नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों दिन भर क्या रहा स्पेस और डिफेंस की गलियारी, फिर चलिए एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है भारतीय वायुसेना को लेकर। सिक्किम के इलाके में भारतीय वायुसेना का एक MI-17 हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार हो गया, लेकिन इस पर सवार सभी 6 वायुसैनिक बाल बाल बच गए हैं। ये हेलीकॉप्टर चाटेन से मुक्तांग तक रूटीन उड़ान पर था। यहाँ वायुसेना के प्रवक्ता ने इस दुर्घटना की पुष्टि की है। प्रवक्ता के मुताबिक दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर ने सुबह 6:45 बजे उड़ान भरी थी। जिस हवाई पट्टी पर हेलीकॉप्टर को उतरना था, वहां से 10 मील पहले ही खराब मौसम की चपेट में हेलीकॉप्टर आ गया और इसको आपातकालीन इसकी लैंडिंग करानी पड़ी। प्रवक्ता ने बताया कि हालांकि हेलीकॉप्टर को नुकसान हुआ है, लेकिन इस पर सवार सभी 6 सैनिक सुरक्षित हैं। इन सैनिकों में 4 हेलीकॉप्टर कर्मी थे, 2 थल सेना के जवान थे। इसमें एक घायल हो रखा है। हेलीकॉप्टर घने पहाड़ी जंगलों में गिरा, जिसकी खोज के लिए वायुसेना ने अपने 2 हेलीकॉप्टर भेजे, जबकि थल सेना की जमीनी खोज पार्टी रवाना कर दी गई है। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर आ रही है गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर। जी हाँ, एक बार फिर से भारत ने गिलगित बाल्टिस्तान को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान पर तंज कसा है। आपको बता दें कि भारत ने पाकिस्तान को साफ कर दिया है और साफ साफ समझा दिया है कि गिलगित बाल्टिस्तान भारत का अभिन्न अंग है। भारतीय मौसम विभाग यानी कि IMD ने जम्मू कश्मीर सब डिवीजन और जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद कहना शुरू कर दिया है। गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद दोनों पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। आपको बता दें कि ये कदम इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है। दरअसल भारतीय मौसम विभाग की ओर से अपने बुलेटिन में गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद को जगह देना बेहद अहम है। IMD के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि IMD पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए वेदर बुलेटिन जारी करता है। हम वेदर बुलेटिन में गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद इसलिए जिक्र करते हैं क्योंकि वो भारत का हिस्सा है। इसी महीने की शुरुआत में भारत ने साफ कह दिया है कि पाकिस्तान का इन इलाकों पर कोई हक नहीं है। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर पाकिस्तान को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि बुधवार को पाकिस्तान के जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि भारत ने चेनाब नदी के माध्यम से पाकिस्तान में बहने वाले 14,000 क्यूसेक पानी को रोक दिया है। अधिकारियों ने कहा कि चेनाब में पानी का प्रभाव घटकर 18,000 क्यूसेक रह गया है। मंगलवार को ये 31,800 क्यूसेक था। इसके कारण पंजाब में मराला से लेकर पंजनाद तक के क्षेत्र में चावल की फसल प्रभावित होने की आशंका है। अधिकारियों ने कहा कि भारत ने इस पानी को बगलीहार और रातले बांधों की तरफ मोड़ दिया है। हालांकि अब भारत ने भी यहाँ पे जो कहते हैं कि डायरेक्ट एक्शन नहीं, इनडायरेक्टली एक्शन लेना शुरू कर दिया। उसका पानी रोककर भारत ने यहाँ पे सबसे बड़ा, आप भी समझ सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट काम किया और ये करना भी चाहिए था भारत को। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर चीन को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि चीन की चाल एक बार फिर से जग जाहिर हुई है। कोरोना संकट के बीच साउथ चाइना सी को लेकर चीन और अमेरिका के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। दोनों ही देशों के जंगी जहाजों ने साउथ चाइना सी में अपनी गश्त बढ़ा दी है। इस बीच चीन की नौसेना को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। चीन ने अपनी पनडुब्बियों को जमीन के अंदर बनी सुरंगों में छुपा रखा है। फोर्स पत्रिका की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अपने 9,000 मील तक फैले तटीय इलाके में कई नौसैनिक ठिकाने बनाए हैं। दरअसल चीन इस रणनीति पर काम कर रहा है कि अगर अमेरिका अचानक हमला करके उसके किसी ठिकाने को तबाह भी कर दे तो वह आसानी से पलटवार कर सकेगा। इस बीच चीन ने अपने कुछ नौसैनिक ठिकानों में विशाल जमीनी सुरंगें बनाई हैं। चीन की इन विशाल सुरंगों के अंदर बड़े बड़े युद्धपोत और दुनिया में तबाही लाने वाली सक्षम पनडुब्बियां आसानी से छिपाई जा सकती हैं। यही नहीं, ये सुरंगें अगर उन पर सीधा परमाणु हमला ना हो तो वे इस हमले को झेल जाने में सक्षम है। चीन की सुरंगें बनाने की रणनीति अमेरिकी नौसेना से अलग है। ये सुरंगें किसी भी अप्रत्याशित हमले में सुरक्षा प्रदान करती है। इससे चीन की पनडुब्बियों को बचने की संभावना मिल जाती है। दोस्तों आपको बता दें कि इसके अलावा पाकिस्तान, ताइवान, ईरान और उत्तर कोरिया ने भी अपने हथियारों को छिपाने के लिए कई सुरंगों का निर्माण किया है। इन सुरंगों के सामने आने से अब भारत और अमेरिका दोनों की चिंता बढ़ गई है। चीन बहुत तेजी से साउथ चाइना सी और इसके अलावा अंडमान निकोबार में अपने पैर पसार रहा है। इसको देखते ही भारतीय नौसेना भी सतर्क हो चुकी है। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो DRDO को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री ने बराक 8ER यानी कि एक्सटेंडेड रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जिसकी रेंज करीबन 150 किलोमीटर की है और इसे मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि MRSAM के नाम से जाना जाता है, इसे इंडियन एयरफोर्स को ऑफर किया है। DRDO अपने पार्टनर इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ मिलकर अब इस MRSAM को लोकल वर्जन के रूप में इन हाउस टेक्नोलॉजी के रूप में विकसित करेगा। DRDO के एक अतिरिक्त रॉकेट बूस्टर के साथ MRSAM मिसाइल प्रणाली का परीक्षण किए जाने की योजना है, जो वायुसेना के संस्करण के लिए अपनी मौजूदा 70 से 80 किलोमीटर से इसकी रेंज 140 से 150 किलोमीटर तक की इसकी सीमा को दुगना कर सकती है, जिसके लिए मोबाइल लॉन्चर, कैंस्टर डिजाइन और मामूली बदलाव की आवश्यकता है। DRDO सरफेस टू एयर मिसाइल पर भी काम कर रहा है, जिसे XRSAM कहा जाता है। इसकी रेंज 250 किलोमीटर है।
और इसे MRSAM-ER के साथ एयरफोर्स के MRSAM जो कि 70 किलोमीटर रेंज वाली है उसके साथ काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। XRSAM के आधिकारिक रेंडर्स की पुष्टि की जा चुकी है। आपको बता दें कि वहीं XRSAM को एक अतिरिक्त रॉकेट बूस्टर के साथ भी देखा गया था, जिस पर सवाल ये उठता है कि क्या MRSAM-ER को ही XRSAM कहा जाता है, जिसकी जो सीमा है वो 150 से 250 किलोमीटर तक है। आपको बता दें कि XRSAM में MRSAM की तुलना में उच्च स्थानीय सामग्री होगी, जिसमें इसके रडार और कमांड और नियंत्रण प्रणाली सहित कई इजरायली कंपोनेंट्स भी हैं। DRDO ने XRSAM की विकास की पुष्टि की है, लेकिन MRSAM के विकास पर उन्होंने जोर दिया है। तो दोस्तों ये थे अभी तक की टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न है आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दोस्तों आप मुझे ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।